हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। सारे स्टूडेंट्स को पहले मैं बता दूं, ये जो वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूं, इस वीडियो लेक्चर को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि वह बच्चे जो किसी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ पाते हैं, वो इकोनॉमिकली काफ़ी वीक होते हैं, जिनके कारण उनकी ये तमन्ना रह जाती है कि मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकता हूँ, किसी अच्छे शिक्षकों के संपर्क में नहीं आ पा रहा हूँ। वैसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाना स्टार्ट किया। मैं आज से ये मेरा पहला ये वीडियो लेक्चर होगा वैसे बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री बहुत कम समझ में आती है। तो मैं इस वीडियो लेक्चर को ऐसे मैं बना रहा हूँ जिसमें वह बच्चे जिनकी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उनको भी मैं दूर करता चला जाऊंगा, और जीरो लेवल से स्टार्ट करके मैं आईआईटी का प्रॉब्लम, मेडिकल का प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, मैं वहां तक उनको लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर लोगों को लिखना नहीं आता है। यदि लिखने के लिए वो बच्चे सीख भी पाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर उनके दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके वो लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को ये बातें समझ में आती है पूरी तरह, और कुछ बच्चों को ये बातें अच्छी तरह समझ में नहीं आती है कि स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, या क्लास में यदि 8, 10, 20, 25 स्ट्रक्चर्स को टीचर्स ने क्लास में डिस्कस किया तो वो वही बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को वो बारी बारी से वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो उनके दिमाग में होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो बना पाते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ, एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास काफी ये मुसीबत होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो यदि लिखना नहीं जानती हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसे बनाने में भी उनको तकलीफ जाएगी। इनऑर्गेनिक में तो तकलीफ होगी ही होगी। केमिकल रिएक्शंस उनको लिखना कभी भी अच्छे ढंग से नहीं आ सकता है। तो इन सारी मुसीबत को दूर करने का मैं पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर इसी सिलसिले को, इसी मुसीबत को दूर करने के लिए मैं यहाँ से अब एक वीडियो बना रहा हूँ ऐसे बच्चों के लिए, और ये कंटिन्यू मैं बनाता रहूँगा और आपको मैं सिखा करके ही दम लूँगा। केवल आप जितने भी वीडियो मैं बनाऊँ उन सभी को आप परफेक्टली एक ऑर्डर में देखते रहेंगे और कॉपी लेकर आप उसको नोट करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन जाएंगे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और यदि कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको अपनी व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकती हैं।
ठीक है। और टेलीग्राम का मैं ये नंबर दे दूंगा, आप वहाँ आप मुझसे सेंड कर करके क्वेश्चंस को और आंसर आप पा सकते हैं और हमसे बातें भी कर सकते हैं। तो ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो याद रखिए मेरा मिशन क्या है। सबसे पहला मिशन है, आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का स्ट्रक्चर आप फ्रीक्वेंटली फटाफट कैसे ड्रॉ करते हो उसको मुझे सिखाना, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होते हैं उन पर बेस्ड बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी में, एम्स में बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं और प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, ऐसे भी नहीं कि एक साल गैपिंग भी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के पहले हमें ये सीखना होगा कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसी दरमियान सबसे पहले हम लोग एक शुरू करते हैं, कोवैलेंसी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड that can be formed by an atom with the other atoms during the formation of a molecule यानी कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितने नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वही उस एटम की कोवैलेंसी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। यदि आपसे कहा जाए कि PCl5 में फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी है, तो फास्फोरस को ऐसे मैं लिख सकता हूं, PCl5 को इस PCl5 में फास्फोरस के सराउंडिंग्स आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड है, 5 कोवैलेंट बॉन्ड है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन PCl5 इज 5। क्योंकि कोवैलेंसी इसी बात को बता रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम के सराउंडिंग्स कितने बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, वही उसकी कोवैलेंसी कहलाएगी। चलिए कुछ और मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूं, जैसे H2SO4। H2SO4 की स्ट्रक्चर इस तरह होती है। आप यदि सल्फर की कोई कोवैलेंसी आपसे पूछते हैं तो आप देख लीजिए सल्फर के सराउंडिंग कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, यानी सल्फर की कोवैलेंसी कितनी होगी, 6। तो किसी भी एटम्स में किसी दूसरे एटम के साथ में जितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, उनकी एबिलिटी होती है, वही उस एटम की कोवैलेंसी कहलाती है। बात क्लियर है? शायद आप इस कोवैलेंसी के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ये जो कोवैलेंसी है इसे 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। ये
जो कोवैलेंसी है उसे दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी और अदर इज एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी। एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी और फर्स्ट वन इज ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। कोवैलेंसी तो आप समझ चुके हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय एन एटम विद द अदर एटम। तो ये दो तरह की होती है कोवैलेंसी, यानी कोई भी एटम जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसी दूसरे एटम के साथ में, ठीक है, और कोई भी, तो ये जो कोवैलेंसी होती है वो दो तरह की होती है, ग्राउंड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में। और कोवैलेंसी को अभी हमने बताया, आपने सीखा कि वह कितने नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ में, वो होती है कोवैलेंसी। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे? तो कोई भी एटम चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या एक्साइटेड स्टेट में हो, यदि कोई किसी भी एटम के पास जितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में उतने ही नंबर में वह एटम बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे के साथ। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में कितनी है, एक्साइटेड स्टेट में कितनी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही डिसाइड करता है कि किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी क्या है और एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी क्या है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो कोवैलेंसी है वह इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि जितने नंबर में वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है वही उसकी कोवैलेंसी से डिसाइड होता है, और जितने नंबर में वो बॉन्ड बनाती है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। जब ग्राउंड स्टेट में जितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो उसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी कहलाएगी, और जो एक्साइटेड स्टेट में जितने नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी कहलाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इन दोनों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फास्फोरस का हमने एग्जांपल लिया, इसके एटॉमिक नंबर 50, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 एंड 3d0। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, और ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है वह ऑफ बॉर रूल को फॉलो करते हुए लिखा गया है, और वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑफ बॉर रूल को फॉलो करता है वो उनकी एनर्जी लोएस्ट होती है, और लोएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट हायर एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम इज सेड टू बी एक्साइटेड स्टेट। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 3s, इसमें एक ऑर्बिटल होते हैं, तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। 3p 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ मैं 3 बॉक्सेस बनाता हूँ। 1 फॉर 3px, py एंड pz, दिस वन इज फॉर 3x, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल, एट फर्स्ट सिंगली इलेक्ट्रॉन सभी में भरेंगे इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इसमें जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी की पूरी वैकेंट है, ये 5 होते हैं। अब देखिए ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो
तो आप देख रहे हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स केवल 3 है, यानी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 3। यहाँ कर सकते हैं देयरफॉर ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ फास्फोरस इक्वल टू 3। फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 3 होती है। लेकिन जब इसके एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है तो क्या होता है वो देखिए आप। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये 3s का एक इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर के चला जाएगा 3d में। तो जब ये एक्साइट होकर चला जाएगा तो ये ऐसा इसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 3p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही प्रेजेंट हैं आपके, और 3d में अब 3s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आने के बाद में यहाँ 3d में चले गए, ये 3p हो गए और ये 3s थे। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताइए? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 हो गए। यानी ऐसा कर सकते हैं कि एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इक्वल टू 5। यानी इससे पता चला कि फास्फोरस की 2 कोवैलेंसी होती है, एक ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी और दूसरा एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी। एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी 5 होती है और ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इसके 3 होती है। और कोवैलेंसी क्या बता रहा था कि वह एटम कितने बॉन्ड बनाएंगे किसी दूसरे के साथ में। यानी इससे पता चलता है कि फास्फोरस जब भी किसी एटम के साथ कंबाइन करेंगे तो या तो वो 3 बॉन्ड बनाएंगे या तो वो 5 बॉन्ड बनाएंगे। समझ में आ रही बात? यदि कोई फास्फोरस के साथ 2 बॉन्ड बना करके देता है तो वो गलत हो जाएंगे। अब इस कोवैलेंसी से हमें फायदे क्या क्या होते हैं वो देखिए। जिससे आपको पता चल जाता है कि फास्फोरस की कोवैलेंसी 2 है, 3 और 5। देखिए, तो मैं बता रहा था कि आपको यदि यहाँ से अभी पता चल गया कि फास्फोरस की 2 कोवैलेंसी है, एक 3 है और दूसरा 5 है। यानी जब आप फास्फोरस को किसी दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे मान ली क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये PCl3 बना सकते हैं या PCl5 बना सकते हैं। Cl3 इसलिए कि कोवैलेंसी 3, 5 इसलिए कि इसकी कोवैलेंसी 5। लेकिन अब आपको कोई बोले कि PCl ये 4 क्यों नहीं बना, PCl7 क्यों नहीं बना, ये बात आ रही समझ में? इसको 4 को मैं हटा दे रहा हूँ, ये इसका ऐसा दे दे, यहाँ से PCl6 PCl2 कोई बना दे, PCl7 कोई बना दे। आपसे बोले कि ये PCl2 क्यों नहीं बना, PCl7 क्यों नहीं बना? तो उसका आंसर यही है कि फास्फोरस के सराउंडिंग या तो 3 बॉन्ड हो सकते हैं या 5 बॉन्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनकी कोवैलेंसी या तो 3 या 5 ही होती है, 2 नहीं होती है। इसलिए कभी भी ये 2 बॉन्ड नहीं बनाएंगे। यानी ये और ये दोनों ही रॉन्ग हैं। तो कौन से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर करेक्ट है, कौन से मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर रॉन्ग है, यह पता करने में भी ये बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ा हेल्प करता है। और बच्चे जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उनको खुद पे भरोसा नहीं होता कि हमने जो बनाया है वो करेक्ट बनाया है या रॉन्ग बनाया है। बात आ रही समझ में? चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये जो कोवैलेंसी हो गई,
दो अपने अभी हमने बताया, एक ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी और दूसरा हो गया एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी। नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी स्टेट कोवैलेंसी को आप डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी, ऐसे भी हो सकते हैं सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी, ये ऐसा भी हो सकता है थर्ड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी, फोर्थ एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी। तब हम लोग ये समझते हैं कि ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में एक और होते हैं ना 2p, तो p क्या है 0, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब देखिए यहाँ से इसे आउटर मोस्ट सेल ये हो गए आपके, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में देखिए 2s है, तो s 1 ऑर्बिटल, तो इसको मैं 1 बॉक्स बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। 2p 3 ऑर्बिटल, इसमें 3 बॉक्सेस बनाकर मैं दिखा रहा हूँ। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा होगा इन सभी के बारे में। 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये देखिए ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी नो, यानी बेरिलियम का देयर इज नो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी, तो इसमें ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 0। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए जब ये ट्रांसफर हो गया तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर यहाँ चले गए, तो यहाँ पर अब कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ था, ये तो यहाँ से ये ट्रांसफर होकर चला गया, तो एक यहाँ अनपेयर्ड हो गया, एक यहाँ अनपेयर्ड हो गया, यानी टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2, यानी एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी, एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम, एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2। यानी बेरिलियम जब भी बनाएगा तो वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसकी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है इस मॉलिक्यूल में, ये पहला एक्साइटेशन स्टेट, पहला एक्साइट होकर के, एक्साइट होना यानी लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाना। ठीक है, तो यहाँ लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांसफर हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट। यानी आपसे पूछा जाए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 2। क्लियर, चलिए और भी कुछ लेता हूं मैं आपको, और भी कुछ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी, इसमें तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हुआ, और भी होंगे, सेकंड होंगे, थर्ड होंगे, फोर्थ होंगे। यानी बेरिलियम की जो एक्साइटेशन स्टेट जो कोवैलेंसी हो गई, एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी वो 2 हो गई, यानी बेरिलियम हमेशा 2 बॉन्ड बनाएंगे, याद रखिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं बेरिलियम 4, उसके बाद देखते हैं बोरोन, इसके एटॉमिक नंबर 5 होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। अब आप देखिए इसको,
मैं आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ 2s, यहाँ हमने लिखा 2s और ये 2p। 2p की एनर्जी ज्यादा है इसलिए मैंने ऊपर दिखाया। p कितने, 3 टाइप का, 1 2 3। 1 लाइन फॉर px p बाई pz और इसका एक, ठीक है, एक ऑर्बिटल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब बताइए ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी बोरॉन का कितना हुआ, 1। तो ये इसके ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी हो गए, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 1। अब देखिए एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी, तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाली जो है वो एक्साइट होकर के यहाँ चलाता है, ये एक्साइट होकर के यहाँ चलाता है, तब बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन, एक्साइट होने के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है 2s से 2p में चला जाता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, देखिएगा, जो कि यहाँ से यहाँ आया, तो 1 2 अब ये भी तो अनपेड हो गया, यानी ये हो गया एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 3। यानी बोरॉन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये 2 कोवैलेंसी होती है, एक 1 और 3। एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी 3 होती है और ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 1 होती है। नेक्स्ट अब आते हैं कार्बन, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कार्बन ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट सेल वाले को मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये 2s को मैंने दिखाया, ये 2p को मैंने दिखाया। यहाँ 1 2 3, यहाँ पर 1 होंगे 2s में, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 ये 2, ठीक है। अब बताइए इसका ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी कितनी हो गए, 2। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ग्राउंड स्टेट को बताती है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट हो गए, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 2। अब ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में यह ट्रांसफर होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। तब बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4। अब इसके एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी कितने हो गए, 4 हो गए। ये हो गया एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो याद रखेंगे, अरे कौन सा एक्साइटेशन है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, देखिए 1s2 2s2 और 2p3। इसको दिखाता हूं मैं, तो देखिए ये 2s और ये 2p, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ पर 1 होंगे। यहाँ देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकेंड ऑर्बिटल है, अब इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पर क्या है, देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या होगा, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, नो वैकेंट ऑर्बिटल्स, नो वैकेंट ऑर्बिटल इन केस ऑफ नाइट्रोजन। That's why we can say that ground state covalency is 3. Ground state covalency is 3. But there is no vacant orbital. That's why there is no excited state. ठीक है? No vacant orbital. ठीक है? So there is no excited state. There is no excited state. Excited state covalency. Covalence of nitrogen. क्यों? Due to the absence of valence vacant orbital. चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, due to absence of valence vacant orbitals. नाइट्रोजन में कोई वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल्स होता ही नहीं है, इसलिए इसकी जो एक्साइटेशन स्टेट होगी वो एक ही होगी, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन स्टेट। यदि एक्साइटेशन स्टेट भी कहेंगे तो इसकी दोनों वैलेंसी 3 होगी, एक्साइटेड स्टेट में भी जाए या ग्राउंड स्टेट जाए, दोनों इसकी कोवैलेंसी 3 होगी। यानी ऐसा कहा जाता है ये 3 दैट इज वुड बी आल्सो इक्वल टू द एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसकी बात को आप
ध्यान में रखेंगे। यानी नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जिनका ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी और एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नाइट्रोजन के बाद आते हैं ऑक्सीजन। 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1:2:2p, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इसको दिखाइए, आउटर मोस्ट शेल वाले को मैं दिखा रहा हूँ 2s, यहाँ 2p, 1 2 3, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, यानी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 2। अब बताइए, यहाँ भी तो ये भी तो सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पर भी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, यानी ये एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी वही भी 2 ही होगी इसकी, यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी सेम होगी। एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 2, यानी ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी होती है वो 2 होती है, यानी ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट अब देखिए फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 और 2p5। इसको आप ऐसे दिखाइए, यहाँ 2s, यहाँ 2p, देखिए 1 2 3, 1 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 5 है तो 1 2 3, ये 4 ये 5। देखिए तो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी कितनी है यहाँ पे, 1 है, इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इक्वल टू 1 एंड एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी इज आल्सो इक्वल टू 1, ऐसा ध्यान में रखेंगे आप। तो ये ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी और एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, शायद आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको देखने के समझाता हूँ। नेक्स्ट सल्फर को मैं लेता हूँ, देखिए सल्फर 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p4 एंड 3d इज वैकेंट 0। अब इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए आउटर मोस्ट सेल में यही है, तो देखिए ये 3s 1 3p यहाँ पर टिक हो जाएंगे और 3d में 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने ये लोअर टू हायर एनर्जी को दिखाया, तो देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ देखिए सल्फर का ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2। चलिए अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट ये हो गया, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर यहाँ चला गया। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, इसको दिखाइए, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर गया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये यहाँ चला जाएगा, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये सेकंड एक्साइटेशन स्टेट।
अब बताइए कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इसकी कितनी थी? 2। अब ये सेकंड ये ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी 2। अब फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में यहाँ चला गया, तब बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? अब तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले गए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में, तो अब तो यह भी अनपेयर्ड हो गए ना, तो 1 2 3 4, यानी सेकंड एक ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी दैट इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी दैट इज इक्वल टू, देखिए ये चले गए तो कितने 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इससे पता चल रहा कि सल्फर जब भी वो बॉन्ड बनाएगा तो या तो 2 बॉन्ड बनाएगा वो, या तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो वो 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपका क्लोरीन का। देखिए ये क्लोरीन हो गया, इसके 70 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2:2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट है, यहाँ 3d इज वैकेंट, तो इसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ 3s 3p 1 2 3 3d 1 2 3 4 5, ये 3s 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यदि एक्साइट हो गया तो यहाँ चला गया, तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब कितने हो गए? अच्छा सॉरी, ये यहाँ पर इसको भी है, तो पहले इसको एक ही करके मैं इसको दिखाऊँ एक्साइटेशन। चलो ना, इसको भी मैंने दिखाया, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा, ये आकर के यहाँ चले गए, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है यह भी यहाँ चले जाएंगे। तो बताइए ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट हो गया, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ यहाँ ऐसे। तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 से कितने हो गए? 3, यानी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इज 3, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इज 5 एंड थर्ड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इज 7। मीन्स क्लोरीन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाएंगे आपके? वो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी इसकी 1 है, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी 3 है, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इसके 5 है, और थर्ड एक्साइटेशन स्टेट कोवैलेंसी इसके 7 है। यानी क्लोरीन, ठीक है, जब भी बॉन्ड बनाएंगे तो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी यदि यूज करते हैं तो 1 बॉन्ड बनाएंगे, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट करते हैं तो 3 बॉन्ड, सेकंड करते हैं तो 5 बॉन्ड, और थर्ड करते हैं तो वो 7 बॉन्ड बनाएंगे। तो शायद मैंने यहाँ पर आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी और ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी दोनों का यूज करता है बॉन्ड बनाने में। ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी भी यूज करता है और एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी भी यूज करता है, लेकिन वो कितने नंबर में बॉन्ड बनाएंगे एक्साइटेशन स्टेट में, वो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एक्साइटेशन स्टेट कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो शायद हम लोगों ने आज इतनी बातों को डिस्कशन किया कि कोवैलेंसी क्या होती है और कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। सो वेरी थैंक्स टू ऑल, वेरी थैंक्स सभी को टू सी दिस वीडियो लेक्चर्स, और इसके अगले वीडियो लेक्चर में फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। आप इसको कंटिन्यू देखते रहें, आपका जितनी भी मुसीबत है सबकी सब दूर हो जाएगी, फिर आप कहेंगे हाँ सर सचमुच में आपने सही बोला था। सो थैंक्स टू, हैव अ नाइस डे।